जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हिस्ट्री के थीम्स एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो इसमें हमने पार्ट 1 और 2 बुक को कंप्लीट कर लिया है। ये जो है ये हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में भी थीम 11 की हम बात कर रहे हैं। 1857 के रिवोल्ट से संबंधित है ये चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं जो वीडियोस बना रहा था उसमें हमने पार्ट वाइज चैप्टर को डिवाइड किया था जिससे हम आसानी से कवर कर सकें कम ही टाइम में। बट अब मैंने सोचा है, चूंकि एग्ज़ाम हमारे पास आ रहे हैं तो एक चैप्टर हमें एक वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बट हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और कुछ आपका काम मैं आसान कर दे रहा हूँ, हर एक टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सेपरेट वीडियोज़ में हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस के बारे में, तो उस पर सेपरेट 30 से ज़्यादा जो सवाल हैं ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो इस तरीके से जब मैं आपको कहूँगा कि आप इस लिंक से जाकर इस वीडियो को कवर कर लें तो ये आपका टास्क रहेगा कि आप उस चीज़ को पूरी ईमानदारी से कवर करें और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक टॉपिक से संबंधित उसे पूरा कंप्लीट करें, तभी वीडियो का हमारा पर्पस सर्व होगा। तो उम्मीद है आपने इसका पहला पार्ट देखा होगा, अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। तो कुछ सवाल जो है इंपॉर्टेंट वाले वो मैं बता देता हूँ जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ में से। सबसे पहले तो शाहमल के विषय में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शाहमल के विषय में तो हमने बात करी थी कि ये गांव-गांव जा कर के लोगों को मोबिलाइज करते हैं, 1857 के रिवोल्ट के बारे में समझाते हैं, किस तरीके से ब्रिटिश राज जो है ये नुकसान कर रहा है, इन सब चीज़ों पर बताते हैं। इसके बाद ही गुनु के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गुनु कौन थे? तो झारखंड के छोटा नागपुर प्रांत से थे और 1857 के रिवोल्ट में इनका अहम योगदान था। तो ये दो नाम आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद हमने इसके बाद हमने मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में बात करी थी और हमने देखा था यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो ध्यान से इस चीज़ों को समझिए कि जो इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरीज हैं उनके नाम, इम्पोर्टेंट रेबेलियन से एसोसिएटेड लोगों के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उनका क्या योगदान रहा यह जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ना, जो हमारा अगला सेक्शन है इस चैप्टर में उसमें हम बात करेंगे र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज के ऊपर। र्यूमर्स क्या होते हैं? अफवाह होते हैं। और 1857 की क्रांति हम जब भी पढ़ते हैं और उसकी वजहों के बारे में जब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण रहे कि लोगों में इतना गुस्सा भर गया और ब्रिटिश शासन को एक तरीके से उखाड़ फेंकने की बात देखने को मिली, तो इसमें जो प्रमुख योगदान है, एक चिंगारी वाली जो बात है, हालांकि लोगों के मन में पहले से ही गुस्सा था कई सारी चीज़ों को लेकर के, बट जो स्पार्क है वो हमें र्यूमर्स के कारण ही देखने को मिलता है। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो कार्ट्रिजेज हैं इनफील्ड राइफल्स के, इनमें ऐसी बात देखने को मिली कि ये काव और पिग्स के फैट के साथ ग्रीज्ड हैं। ये बड़ी अफवाह रही क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक तरीके से धार्मिक लोगों को आहत करने का प्रयास था और ये प्रोफेसीज थी, र्यूमर्स थे। अब यही बात नहीं है, और भी बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे थे। जैसे एक र्यूमर्स था यहाँ पे लो कास्ट से संबंधित, कि एक लो कास्ट क्लासी थे और ये वर्क कर रहे थे एक मैगजीन में। इन्होंने एक ब्राह्मण सिपाही से वाटर मांगा लोटा से और इसके बाद फिर इन्हें रेफ्यूज कर दिया गया। तो इनके बारे में ये कहा गया कि यू विल सून लूज योर कास्ट। और यही बात है, मतलब यहाँ से इन्होंने कह दिया यू विल सून लूज योर कास्ट और फिर इसका कारण बताया कि जो भी कार्ट्रिजेज का इस्तेमाल हो रहा है वो काव और पिग्स के फैट से संबंधित है। तो ये एक तरीके से यहाँ से बात फैली, अब ये बहुत जगहों में फैलती गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बड़े से क्रांति की शुरुआत र्यूमर्स भी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों ना, हम बात करेंगे अवध की। पर्टिकुलर एरिया वाइज हम कवर करेंगे जो भी हमारे मेजर सेंटर रहे। देखिए, संपूर्ण भारत में 1857 की क्रांति नहीं फैली, कुछ जो क्षेत्र थे उनमें व्यापक रूप से विद्रोह देखने को मिले और इन क्षेत्रों के विषय में आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि इस पर्टिकुलर एरिया से रिवोल्ट को लीड कौन कर रहे थे और रिवोल्ट को दबाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के किस एम्प्लॉय के द्वारा किया जा रहा था। ये दो बातें तो है ही। इसके अलावा उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। जैसे हम अवध की जब बात करेंगे तो अवध में अगर हम सब्सिडरी अलायंस को थोड़ा समझें, हालांकि मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, कंप्लीट सब्सिडी अलायंस समझाया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद या पोस्ट करके फिलहाल ही इस सब्सिडी अलायंस वाली वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और एंड में आपको 20-30 सवाल देखने को मिलेंगे, आई थिंक 30+ क्वेश्चन है, उन्हें कवर कर लें। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी ब्रीफ में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ बॉक्स में है और बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थीम्स एनसीईआरटी के। सो कवर करते हैं सब्सिडी अलायंस को। लेट मी जूम इन बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन टैबलेट बट मैनी व्यूअर्स आर यूजिंग फोन। तो देखिए सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस का मतलब है सहायक
संधि। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि कब शुरू की गई, 1798 में। किसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा। क्या कहा गया? देखिए नाम से समझते हैं, सहायक यानी सब्सिडरी, सहायता देने की बात है। और संधि एक तरीके की ट्रीटी है, अलायंस है। इसमें ब्रिटिशर्स इस मैकेनिज्म के साथ आए, इस तरीके के साथ आए कि कोई राजा अगर हमसे हाथ मिलाना चाहता है तो उसको सर्टेन कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या क्या है वो शर्तें, और कोई राजा क्यों उनकी बात मानेगा, समझते हैं। देखिए क्या क्या शर्तें रही। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा यह कहा गया कि अगर आपको किसी भी तरह का बाहरी और आंतरिक खतरा है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरह का थ्रेट है, तो इसे प्रोटेक्ट करने का काम ब्रिटिशर्स करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। पहला जो शर्त है वो यही था, इस चीज को अच्छे से समझ लें। दूसरा ये कहा गया कि अगर कोई एलाई है, साथी है, यानी अगर कोई इस मैकेनिज्म से जुड़ता है, सब्सिडी अलायंस सहायक संधि से जुड़ता है, तो उसके पास एक ब्रिटिश आर्म्ड कंटीजेंट रखा जाएगा, परमानेंटली स्टेशन किया जाएगा। यानी जो भी सिपाही रहेंगे, जो भी सेपॉइज रहेंगे, जो भी आर्मी रहेगी, वो ब्रिटिशर्स की रहेगी। ये दूसरी शर्त है। अभी आप देखेंगे प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा ये कहा गया कि अब ये जो खर्चा आएगा इन सिपॉइज को मेंटेन करने का, इनकी सैलरीज देने का, और भी बहुत सारे जो चीजें करनी है, इन चीजों से संबंधित जो खर्चे आएंगे, ये किन्हें देना? ऑब्वियस सी बात है, ये ब्रिटिशर्स क्यों ही खर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये भी जो खर्चे देने हैं वो राजा को देने होंगे। सारे रिसोर्सेज जो है, एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग द कंटीजेंट। उसके बाद अगली शर्त ये रखी गई कि अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा से किसी भी प्रकार की संधि रखना चाहता है तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट तो मनाही ही कर दी गई थी, कई सारे सिचुएशन में कंप्लीट मनाही थी कि आप किसी भी, जैसे अगर फ्रेंच वगैरह के साथ या किसी अन्य यूरोपियन टेरिटरी के साथ आप अपना संबंध नहीं रख सकते। ये राजा को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी सब्सिडरी अलायंस के तहत। सो अवध की हम बात कर रहे थे। देखिए अवध की सिचुएशन समझते हैं। तो 1851 में जो डलहौजी थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल, उसने ये कहा कि अवध वो चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में जरूर आकर गिरेगा। और 5 साल के बाद ऐसा ही होता है। 1856 में ब्रिटिश एम्पायर के अंदर अवध को एनेक्स कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो जो सब्सिडरी अलायंस है वो अवध में कब लगता है? 1801 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध पर सहायक संधि कब लागू की गई? तो 1801 में लगाया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, सब्सिडरी अलायंस की शर्त क्या थी? सोचिए पहले। सबसे मेजर शर्त क्या थी कि जो राजा है उसे अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी, और जो न्यू आर्मी आएगी वो ब्रिटिश आर्मी रहेगी। ब्रिटिशर्स के द्वारा आर्मी प्रोवाइड किए जाएंगे, बट खर्चे जो है ये राजा को देने हैं। यही बात यहां पे भी देखने को मिली। इस संधि के तहत क्या हुआ कि नवाब को अपनी मिलिट्री फोर्स को डिसबैंड करना पड़ा, हटाना पड़ा, और ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया गया कि आप अपने ट्रूप्स को किंगडम में रख सकते हैं। और इस तरीके से ऑब्वियस सी बात है, जब नवाब के जो खुद के फोर्सेज हैं उन्हें ले लिया गया, हटा दिया गया, तो इस कारण से जो राजा हैं ये ब्रिटिशर्स पर डिपेंड हो गए। नवाब को ब्रिटिश पर डिपेंड होना पड़ा। ठीक है, तो ये अवध की सिचुएशन थी। इसके अलावा और भी राजा को वीक करने का काम किया गया नवाब को। देखिए कैसे, क्योंकि अब जब उनकी खुद की आर्मी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का इनके पास खुद का पावर नहीं है, तो इस कारण से ये बहुत सारी चीज़ों में डिपेंडेंट हो गए। खास तौर से तालुकदार और जो रेबेलियस चीफ थे, अभी हम समझेंगे तालुकदार के विषय में, इन पर ये कोई अथॉरिटी नहीं लगा पा रहे थे नवाब। धीरे धीरे समय बीतता है और जो ब्रिटिशर्स है इन्हें लगता है कि जो मेन ब्रिटिश टेरिटरी है उसमें अवध को शामिल करना चाहिए। ये लालच इनके मन में आ जाता है, और उस टाइम तक बहुत सारे अन्य एरियाज भी शामिल हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मराठा लैंड्स हो गए, ऑल द मेजर एरिया हैड बीन कनकर्ड, ठीक है, 1850s तक। जैसे मराठा लैंड हो गए, दोआब वाला रीजन हो गया, मैप से हम कवर करेंगे। कार्नेटिक रीजन हो गया, सदर्न इंडिया वाला, पंजाब है, बंगाल है, बहुत सारे एरिया ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बन गए थे। तो उस टाइम तक अवध को भी जो है टेरिटरी में शामिल करने का प्रयास किया गया। और फाइनली 1856 में, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी हम कवर करेंगे। 1856 में जो है अवध को शामिल कर लिया जाता है ब्रिटिश टेरिटरी में। दोस्तों इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर मैप है, मैप 1। इसमें ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज को दिखाया गया है। थोड़ा जूम इन करते हैं। देखिए ये जो एरिया है, ये वाला जो कलर्ड एरिया है, शेडेड एरिया, ये ब्रिटिश कंट्रोल की टेरिटरीज है। थोड़ा ब्लड हो गया, बट एटलीस्ट हमें जो पार्ट समझना है, देखिए ये वाला पार्ट पूरे ब्रिटिश टेरिटरी में है, ये वाला पार्ट बस बचा हुआ है कुछ। इसके बाद हम देखते हैं तो वेस्टर्न इंडिया बचा हुआ है, ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट नहीं है, बट बहुत सारे एरिया जो हैं 1850s तक आते आते ब्रिटिश कंट्रोल के टेरिटरी के रूप में शामिल हो गए थे। दोस्तों डलहौजी ने क्या किया था
जब ये गवर्नर जनरल थे तो इस टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लाया गया। ब्रीफ में ही बात करेंगे, हालांकि इस पर हमने कई बार कवर किया है इसे। तो इसके तहत क्या किया जा रहा था, अगर कोई रूलर है उसका बायोलॉजिकल सन नहीं है तो उस केस में उस एरिया को ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल कर लिया जा रहा था। बट अवध के केस में ऐसा नहीं था। तो अवध के केस में क्या हवाला दिया गया, देखिए, मिस गवर्न का, कि मिस गवर्नेंस है अवध वाले क्षेत्र में, इस कारण से हम इसे ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल कर रहे हैं। यही सवाल पूछा गया था सिविल सर्विसेज में। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2007 का है, सिविल सर्विसेज का। पूछा गया है, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना देकर ऑफ मिस गवर्नेंस। तो मिस गवर्नेंस का हवाला देकर हमें पता है आंसर क्या है, अवध। अवध को शामिल किया गया, ठीक है, और पावर से रिमूव किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल हैं पेयरिंग वाले, बट हम ज़्यादा सवालों को कवर नहीं करेंगे क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो कंप्लीट हमने डिस्कस किया और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, जब अवध को अथॉरिटी से हटाया गया, पावर से हटाया गया, तो उस टाइम पे जो नवाब थे, नवाब का नाम था नवाब वाजिद अली शाह। नाम ध्यान रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे 1857 के रिवोल्ट में कि इनका क्या क्या योगदान रहा, तो उस टाइम पे हम इनका नाम जरूर पढ़ेंगे। तो जब नवाब वाजिद अली शाह को डिथ्रोन किया गया, गद्दी से हटाया गया, उसके बाद निर्वासित कर दिया गया कोलकाता में। और ये बात हमने देखी कि मिस गवर्नेंस की बात कही गई और ब्रिटिशर्स को लगता था कि वाजिद अली शाह एक अनपॉपुलर रूलर हैं, यानी जनता इन्हें पसंद नहीं करती। बट ये बात बिल्कुल गलत थी, इसके उल्टे इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। और जब ये लखनऊ को छोड़ रहे थे, अवध को छोड़ रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है लेमेंट में यानी दुख में गाने वगैरह भी गा रहे थे और इनका साथ दे रहे थे। तो जैसे एक पर्सन ने लिखा, द लाइफ वाज गोन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लाइफलेस। मतलब वही बात है, शरीर जो है शरीर है बट जीवन जो है चला गया है। दोस्तों, अब थोड़ा आगे समझते हैं अवध की सिचुएशन को कि नवाब के डिस्प्लेस हो जाने के बाद क्या सिचुएशन देखने को मिली। तो देखिए, एनेक्सेशन जो हुआ यानी ब्रिटिश में जो शामिल किया गया अवध को, इससे केवल नवाब ही नहीं डिस्प्लेस हुए बल्कि जो तालुकदार थे ये भी डिस्प्लेस हो गए। अब तालुकदार कौन है, तो उम्मीद है आपने इसी थर्ड पार्ट के बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर किया होगा। मैंने डिटेल में समझाया है तालुकदार के विषय में, फिर से थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं ताकि कनेक्शन बना रहे। तालुक का मतलब क्या होता है, तालुक को प्रेजेंट डे तालुका से कंपेयर करिए। तालुका आपने पढ़ा होगा पंचायती राज के टॉपिक के टाइम पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की बात देखने को मिलती है, एक बड़ा एरिया होता है तालुका। तो इस तालुका को जो होल्ड करते हैं वो तालुकदार कहलाते हैं, ठीक है। तो जमींदार से ही सिमिलर सिचुएशन है, ये भी जो है गांवों से थोड़ा, बस यही समझ सकते हैं दोनों में फर्क है कि जमींदार से थोड़ी लोअर अथॉरिटी भी कई बार देखने को मिलती है तालुकदार की, बस टर्म का डिफरेंस है। आप सिंपल ध्यान रखिए कि जो तालुक को होल्ड करते हैं वो तालुकदार कहलाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, रेवेन्यू लेना। किनसे रेवेन्यू लेना, तो जो किसान हैं जो उपजा रहे हैं खेतों में उनसे रेवेन्यू लेना। तो ये काम था तालुकदार का। तो तालुकदार को भी काफी नुकसान हुआ, अथॉरिटी उनकी खत्म हो गई तालुकदार की। कैसे समझते हैं, देखिए, ये जो क्षेत्र के तालुकदार थे, जब नवाब साहब थे अवध में, तो उस टाइम पे क्या होता था कि तालुकदार को बहुत सारे अधिकार थे। जैसे वो आर्मी वगैरह रख सकते हैं, अपने किले बना सकते हैं, और एक डिग्री ऑफ ऑटोनोमी थी, यानी उन्हें आज़ादी भी थी एक हद तक। और इसके बाद जो है इन्हें रेवेन्यूज अपने तालुक के बदले में पे करना पड़ता था नवाब को, ठीक है। तो इस कारण से इन्हें अथॉरिटी थी और काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल ये जी पा रहे थे। क्यों, क्योंकि राजा का भी सपोर्ट था। बट होता क्या है, जब राजा को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, नवाब साहब को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे जो तालुकदार होते हैं उन्हें डिसआर्म कर दिया जाता है। इसका मतलब उनकी जो आर्मी है, जो उनके कंटीजेंट है, उन्हें डिसबैंड कर दिया जाता है, उनके किले वगैरह तोड़ दिए जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। अब समझते हैं आगे। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, तालुकदार जो है कई बार बहुत पावरफुल देखने को मिलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कुछ जो तालुकदार हैं उनके 12,000 से भी ज़्यादा फुट सोल्जर थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में ना। हम आगे देखते हैं। अब यहां से सवाल पूछा गया, ध्यान समझिए। तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को अवध में बदला, कब, राजा के डिस्प्लेस होने के बाद। तो जो पहला ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट आया, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है रेवेन्यू को सेटलमेंट करने की बात की जा रही है, उसका नाम था सम्मरी सेटलमेंट। नाम क्या था, सम्मरी सेटलमेंट। कब आया ये, तो ऑब्वियस सी बात है 1856 में ही अवध को एनेक्स किया गया, तो वही ईयर था। क्या कहा गया इसमें समरी सेटलमेंट में, वो समझते हैं। द तालुकदार वर इंटरलोपर विथ नो परमानेंट स्टेक्स इन लैंड। इंटरलोपर का मतलब क्या होता है, घुसपैठिया।
यानी ये जो ताल्लुकदार हैं, इन्हें रिकॉग्नाइज करने से ही इनकार कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। कहा गया कि जमीनों में इनका कोई हक नहीं है, कोई परमानेंट स्टेक नहीं है, और जो जो भी अथॉरिटी लैंड पर इनकी है, किनकी, ताल्लुकदार की, जो तालुका लेवल पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उनकी, इन्होंने फोर्स से हासिल करी हैं। यानी बलपूर्वक और छल पूर्वक, यानी फोर्स और फ्रॉड, बल और छल का प्रयोग किया गया है ताल्लुकदार के द्वारा इन लैंड्स को एक्वायर करने के लिए, इन लैंड्स में अथॉरिटी अपना अधिकार जमाने के लिए। ऐसा कहा गया समरी सेटलमेंट में। तो इस समरी सेटलमेंट के बाद क्या हुआ कि जो 67% लैंड अथॉरिटी थी, लैंड जो थे ताल्लुकदार के पास अवध में, अवध के अंदर जो भी टोटल गांव थे उनमें, वो घट करके 38% हो गए। क्यों? क्योंकि डिस्पजेज कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। सदर्न अवध की बात करें तो इनमें तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो वही बात है, बहुत ही कम परसेंटेज बची ताल्लुकदार के पास। आगे हम देखते हैं कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स के, उन्हें क्या लगता था कि अगर ये ताल्लुकदार को हटा देते हैं तो जो जमीन के असली मालिक हैं उनसे हम डायरेक्ट सेटलमेंट करेंगे, और उनसे जब हम टैक्सेस लेंगे डायरेक्ट तो नो डाउट किसान का फायदा होगा और ये मिडिल मैन से बचेंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। लेकिन जैसा कि हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे भी कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सोचा, हुआ उसका उल्टा। उसी तरह की बात यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। असल प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। रेवेन्यू जो है वो स्टेट की तरफ बढ़ता है, यानी ब्रिटिशर्स को तो ज़्यादा टैक्स मिलता है, बट ऐसा किसानों के फेवर में अगर हम देखें तो कोई बात देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स को बर्डन ऑफ डिमांड झेलना पड़ता है, और मतलब वही बात है घुमा फिरा करके कि किसानों को एक्चुअल फायदा जो पहुंचना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। देखिए और भी बातें हैं, ब्रीफ में समझते हैं। तो जो अवध का लार्ज एरिया है वो ओवर असेस था, यानी जमीन को पहले असेस किया जाता था। ये चीज़ हम मुगल पीरियड में भी देखते हैं कि जमीन को पहले असेस किया जाता था, उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्सेस लगाए जाते थे, रेवेन्यू मांगा जाता था। उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो ज़मीनें हैं उनकी उतनी उत्पादकता ही नहीं है जितना उन्हें असेस कर दिया गया है। 30 से 70% तक रेवेन्यू मांगा जा रहा है, बट कई जगहों पर इतनी प्रोडक्शन ही नहीं थी। इसलिए ना ही ताल्लुकदार खुश थे, ना ही किसान खुश थे इस एनेक्सेशन से। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। 4 ऑप्शन है हमारे पास। समरी सेटलमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ही आसान सवाल है पढ़ने के बाद, ऐसे तो बहुत ही हार्ड सवाल है। क्या कहा गया है कि जो ताल्लुकदार है ये राइटफुल ओनर थे जमीन के, ऐसा समरी सेटलमेंट में कहा गया। दूसरा ये कहा जा रहा है जो ताल्लुकदार है ये इंटरलोपर्स हैं, जिनका कोई परमानेंट स्टेक नहीं है, कोई परमानेंट दाव नहीं है जमीन पर, यानी जमीन पर वो हक नहीं जता सकते। तीसरा ये कहा जा रहा है ताल्लुकदार जो है ये एविक्ट कर सकते हैं परमानेंट पीजेंट्स को, यानी हटा सकते हैं जमीनों से, इतना अधिकार है ताल्लुकदार का। चौथा ये कहा जा रहा है ताल्लुकदार जो है वुड टेक अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू का कुछ हिस्सा लेंगे जो कि स्टेट को पहुंचेगा। हमें पता है इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी, क्योंकि ताल्लुकदार जो है वो इंटरलोपर है, ऐसा कहा गया समरी सेटलमेंट में। तो ये वर्बेटिम लाइन हम पढ़ सकते हैं, देखिए इस वाले पार्ट में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे हम सीडीएस की बात कर लें, चाहे सीएपीएफ की बात कर लें, चाहे एनडीए की बात कर लें, वर्बेटिम क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। सिविल सर्विसेज में वर्बेटिम क्वेश्चन इस बुक से ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे थे, 2-4 थे, बट 2022-23 के बाद हम देख रहे हैं काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो इस बुक से हैं। तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है सिविल सर्विसेज के लिए भी। दोस्तों ये जो बातें हैं इन्हें मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो कई बार तो टर्म्स ही क्लियर नहीं होते। बहुत बार क्या होता है कि हम चीज़ों को पढ़ते तो हैं बट चूंकि लिंकेज नहीं बैठ पा रही है इसलिए हम इन्हें ध्यान नहीं रख पाते लंबे समय तक। तो इस वजह से ऐसा होता है हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत बार जो है हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती उस कंसेप्ट को लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के, और उसका रीज़न भी नहीं होता है। जैसे अभी हमने ताल्लुकदार की बात करी, तो अगर आप ताल्लुकदार का मतलब समझते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये सेटलमेंट क्यों लाया गया होगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जब आप इस तरीके से इसे ध्यान रखेंगे कि इसलिए लाया गया होगा क्योंकि हम ये ब्रिटिशर सोचते होंगे कि क्यों ही एक्स्ट्रा जमींदारों को, ताल्लुकदारों को रेवेन्यू देना है, डायरेक्टली हम ही सेटलमेंट कर लें। तो इस तरीके से हम सोचेंगे इसे तो हमें इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अलग से याद रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर लिंकेज है, स्टोरी है, तो कुछ जगहों पे ये चीज़ें चलती हैं। जब डायरेक्टली फैक्ट पूछ लिया गया तब तो प्रॉब्लम आएगी, तब तो फिर याद है तो याद है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। बट सिविल सर्विसेज में, सीडीएस में, इनमें ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं। एसएससी बैंकिंग इनमें ज़्यादा आते हैं, बट अगर यूपीएससी के पेपर में हम देखेंगे तो इनमें कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो इस कारण से जो है आप थोड़ा इस पर फोकस करें कि किस दिशा में स्टोरी लाइन चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो ताल्लुकदारों को हटाया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सोशल ऑर्डर है, एक तरीके से समाज जिस दिशा में चलता है वो चीज़ पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो गई। और इसके बाद जो है जो भी पीजेंट्स और ताल्लुकदार के बीच जो बंधन थे, जो रिश्ते थे, और उनमें क्या था वो समझ लेते हैं ब्रीफ में। देखिए
प्री ब्रिटिश टाइम की अगर हम बात करेंगे तो तालुकदार नो डाउट ऑपरेशर थे, यानी शोषण किया जाता था इनके द्वारा, लेकिन एक तरीके से ये फादरी फिगर भी थे। फादर फिगर का मतलब क्या है, अगर किसी किसान का क्रॉप फेल कर गया तो उस टाइम पे जो है इन इन तालुकदार के द्वारा मदद भी की जाती थी। बट अब ब्रिटिशर्स आ गए हैं, तालुकदारों को हटा दिया गया है, नवाब को पहले ही डिस्पजेज कर दिया गया है। तो उस केस में क्या हुआ कि किसानों पर डबल बर्डन आ गया। क्यों? क्योंकि एक तो पहले कलेक्शन की मेथड, उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, क्रॉप फेल कर गया या क्या रीज़न है, किसानों को जो है लगान देना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरी बात यह है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स का चूंकि ये टाइम है तो इसमें ये डायरेक्ट फादरी फिगर वाली बात नहीं देखने को मिल रही है, अपनी समस्या ये डायरेक्ट नहीं सुना सकते हैं किसान। ये जो किसानों की समस्या थी अवध में, ये अवध के सिपाहियों तक भी पहुंच रही थी, जिन्हें अवध के गांवों से रिक्रूट किया गया था। लंबे समय से जो सिपाही हैं ये इस चीज़ को लेकर के कंप्लेन कर रहे थे कि इन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है। और 1850 तक आते आते और भी कई सारे रीजन थे जिनसे सिपाहियों में गुस्सा था, असंतोष था। अब देखिए क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद या 1857 के बाद जो सिचुएशन बनती है मेन, उसमें यह रहता है कि वाइट ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स डरते हैं इस बात से कि कहीं दोबारा 1857 जैसा रिवोल्ट ना देखने को मिले। तो ऐसा इसलिए किया गया, जो वाइट ऑफिसर्स थे इन्हें कहा गया कि आपको सिपाही के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना है और समय बिताना है ज़्यादा, ताकि इनके मन में असंतोष की भावना ना हो। तो ये चीज़ 1820 के दशक तक तो ठीक थी, बट 1857 के बाद भी कई बार हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन बनती है कि ऑफिसर्स को लगने लगता है कि हम तो सुपीरियर हैं। समय के साथ साथ सिचुएशन बदलती हैं, तो उसी तरीके का मन में इनके फीलिंग सुपीरियरिटी वाली आने लगती है। किनके मन में? ब्रिटिश ऑफिसर्स के मन में, जो कि आर्मी के अंदर हैं। और इस बात को हम कभी नहीं ठुकरा सकते, इनकार कर सकते कि जो अवध है ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा बंगाल आर्मी के अंदर भी। ज़्यादातर जो बंगाल आर्मी के सिपोहीज हैं, सिपाही हैं, वो अवध से अपना संबंध रखते थे। तो नो डाउट इनके मन में असंतोष की भावना रही 1857 के बाद। और इन चीज़ों में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। दोस्तों, ना हम समझते हैं कि विद्रोही क्या चाहते थे, रेबल्स क्या चाहते थे। तो इसे समझते हैं अगर हम, तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इनके द्वारा क्या प्रयास किए गए इस रिवोल्ट को फैलाने के लिए। पहले ब्रिटिशर्स के मन में क्या था वो समझते हैं। तो ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा था कि ये जो विद्रोही हैं, ये जो रेबल्स हैं, ये कुछ ग्रुप के लोग हैं, यानी बहुत ही छोटे समूह हैं, इनका छोटा ग्रुप है, जो एक बारबेरिक पीपल है, यानी अनसिविलाइज्ड पीपल है, ऐसा ब्रिटिशर्स को लग रहा था। और ये जो रेबल्स हैं, ये एक तरीके से इसी तरीके का छोटा मोटा रिवोल्ट जो है इनके द्वारा समझा जा रहा था। बट ऐसी बात नहीं थी। दोस्तों, विद्रोहियों के मन में क्या चल रहा था, वो किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर के चल रहे थे, इसके बारे में हमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है। क्योंकि 1857 की क्रांति के विषय में जिन्होंने भी लिखा है वो ज़्यादातर रेबल्स के पर्सपेक्टिव से इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। और बहुत कम ही हमें पता चलता है रेबल्स के बारे में। हालांकि कुछ इश्तेहार वगैरह हैं। इश्तेहार का मतलब नोटिफिकेशन होता है, जैसे प्रचार जिसे कहते हैं। तो प्रचार वगैरह जो है, जो भी जितना भी कर पाए रेबल्स, उनके द्वारा किया गया, जिसमें वो लोगों को से आग्रह करते थे, लोगों को समझाते थे कि रिवोल्ट को ज्वाइन करिए, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, इन चीज़ों को बताया जाता था। तो ये इश्तेहार प्रोक्लेमेशन वाली बात ध्यान रखिएगा। ना दोस्तों, देखते हैं कि एकता की भावना किस तरीके से देखने को मिली 1857 के रेबेलियन के टाइम पे। तो देखिए, जो भी रेबेल प्रोक्लेमेशंस थे, यानी जो भी विद्रोहियों ने प्रोक्लेम किया 1857 के रिवोल्ट को लेकर के, उसमें सभी जितने भी लोग हैं, उसके भले ही कोई भी कास्ट हो, कोई किसी भी क्रीड से वो अपना संबंध रखते हों, सभी लोगों से समान अपील की गई। क्या अपील की गई? कि 1857 के रिवोल्ट में ज्वाइन करिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि अलग कास्ट, अलग कम्युनिटी, इन चीज़ों को देखा गया। और इन चीज़ों को हम अन्य माध्यमों से भी समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई बार ये जो घोषणाएं हुई, ये जो प्रोक्लेमेशन हुए, ये मुस्लिम प्रिंसेस के द्वारा किए गए और हिंदूज के सेंटीमेंट को ध्यान में रखकर किए गए। ऐसा ही हम अपोजिट केस में भी देखते हैं। जैसे, अच्छा, एक बात इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो रेबेलियन है उसे ऐसे युद्ध के रूप में देखा गया जिसमें हिंदूज और मुस्लिम दोनों के पास ही बराबर रूप में खोने और पाने को है। अगर 1857 का रेबेलियन सक्सेसफुल हो जाता तो दोनों को ही फायदा होता, हिंदूज और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को। और अगर नहीं होता है तो दोनों को ही लॉस होता है। इस रूप में देखा गया 1857 की क्रांति को। अच्छा, अब ये देखिए, इश्तेहार की बात जो हमने करी कि प्रचार वगैरह जो है इश्तेहार देखने को मिलते थे, तो इन इश्तेहार में बेसिकली ये बताया गया कि ब्रिटिशर से पहले हिंदू मुस्लिम में किस तरीके की एकता थी, किस तरीके से को एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा था मुगल एम्पायर के टाइम पे।
इसी तरीके की घोषणाएं बहादुर शाह जफर के नाम पर भी की गई, जिनमें लोगों से यह अपील करा गया कि आप दोनों ही तरीके से, बोथ मोहम्मद एंड महावीर, दोनों ही स्टैंडर्ड्स के अंदर लोग ज्वाइन करें और फाइट करें। यानी अगेन एकता वाली बात देखने को मिल रही है। और ब्रिटिशर्स ने कोई कसर कमी नहीं छोड़ी। ये यहाँ पढ़िए, दिसंबर 1857 की बात है, बरेली में ब्रिटिशर्स ने 50,000 खर्च कर दिए ताकि हिंदू पॉपुलेशन को अगेंस्ट द मुस्लिम इंसाइट किया जा सके, बट ये प्रयास फेल रहा। अब ये आपका काम है, आप इसे सॉल्व करिए वीडियो पोस्ट करके। यूपीएससी एनडीए का ये क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा इस सवाल को सॉल्व करने का। इस्तिहार के विषय में पूछा जा रहा है और कौन सा करेक्ट है ये बताना है। पहला ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम रूल को ग्लोरीफाई किया गया इस्तिहार में, जो 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि मुगल एम्पायर के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी, उनके को एग्जिस्टेंस को ग्लोरीफाई किया गया। तीसरा ये कहा जा रहा है इस्लाम के मैसेज को ग्लोरीफाई किया गया। चौथा ये कहा जा रहा है क्वीन विक्टोरिया के रोल को ग्लोरीफाई किया गया। अब ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, अभी हमने ये कवर करा। डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी मुगल एम्पायर के टाइम पे, इस चीज़ को ग्लोरीफाई करने का काम किया गया इश्तेहार के द्वारा, ताकि सभी लोगों का सपोर्ट मिल सके। दोस्तों हम बॉक्सेस की बात करेंगे, बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में समझते हैं। 25 अगस्त 1857 को यह जारी किया गया। ब्रीफ में ही समझेंगे। देखिए अगेन वही इश्तेहार वाली बात देखने को मिल रही है, यानी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इश्तेहारों के माध्यम से यह चीज़ें बताई गई किस तरीके से पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहा है सभी कम्युनिटीज़ का, और अगर हम मिल करके इस रिवोल्ट में शामिल होते हैं तो नो डाउट हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो है सभी सेक्शन से अपील किया गया। इनफैक्ट हम आगे अगर देखें तो जमींदार वगैरह से भी सपोर्ट लिया गया, मर्चेंट्स वगैरह के विषय में भी बताया गया। अच्छा हाँ, एक बात मैं बता दूं, जमींदार जो है ये डायरेक्टली 1857 के रिवोल्ट में सपोर्टर नहीं थे। हालांकि प्रयास किया गया बट इन्होंने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिखाया। ये कुछ बातें होती हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हम कवर करेंगे, उस टाइम पे भी अलग से बात कर लेंगे इन पर। फिलहाल आप इस सवाल को सॉल्व करिए वीडियो पोस्ट करके। सीडीएस का क्वेश्चन है 2020 का। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है ये किस चीज को रेफर करता है। पहला 1857 के रेबल्स के द्वारा जो डिक्लेरेशन किया गया उसे। दूसरा जो सेटलमेंट था लीडर के द्वारा, अंडरग्राउंड मूवमेंट जो देखने को मिला 1942 के रिवोल्ट में। 1942 से कोई संबंध नहीं है, अभी तो हम 1857 के रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। तो 1857 में जो रिवोल्ट्स हैं, रेबल्स हैं, जो विद्रोही हैं, इनके द्वारा जो डिक्लेरेशन किया गया वो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ध्यान से पढ़िएगा इसे, नॉट करेक्ट ही पूछा गया। आंसर क्या होगा, B2 ओनली। दोस्तों ना बात करते हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा था, ये जो उत्पीड़न हो रहा था, इसके प्रतीक के खिलाफ क्या क्या सिचुएशन देखने को मिली। लेकिन अभी जो हमने प्रीवियस ईयर 2-4 सॉल्व किए क्वेश्चंस, इनसे आपको जरूर आइडिया लग गया होगा कि जब हम बुक को पढ़ते हैं तो कई बार इन चीज़ों को हम इस वे में इग्नोर कर देते हैं कि शायद इनसे सवाल डायरेक्टली ना देखने को मिले। बट जब हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है कि किसी टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यही कारण है कि मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप अच्छा एक बात और मैं बता दूं, अगर आप हार्ड कॉपी से बुक को पढ़ रहे हैं और वीडियोज़ के बाद टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि साइड में जो मार्जिन्स हैं, ये वाले जो मार्जिन्स होते हैं साइड में, इनका इस्तेमाल करें आप। और इनमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हालांकि कम ही मिलेंगे बट ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा बातें मिलती हैं उन्हें नोट डाउन कर लें, रिवीजन के टाइम पे ही हेल्पफुल होंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रोक्लेमेशन की, इश्तेहार की। तो इनमें क्या बताया गया, यही कहा गया कि जो भी फिरंगी राज है, जो ब्रिटिश रूल है, इसे कंप्लीटली रिजेक्ट किया जाए, किसी भी बात को सपोर्ट नहीं किया जाए फिरंगी राज के। और इसमें वही बातें हैं कि जो ट्रस्ट है ये ब्रेक हुआ है, भरोसा टूटने वाली बात है कि भरोसा नहीं किया जा सकता ब्रिटिशर्स पर। और इसके बाद जो भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं फिरंगी राज से, उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया। दोस्तों ना हम बात करेंगे वैकल्पिक सत्य के तलाश की, यानी अल्टरनेटिव पावर के सर्च में क्या प्रयास किए गए। क्या है अल्टरनेटिव पावर, समझते हैं। देखिए बहुत जगहों में हमने देखा कि ब्रिटिश एरिया में शामिल कर लिया गया उन पर्टिकुलर टेरिटरीज को। तो एक बार जब ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर गया एंड में, तो जो रेबल्स हैं जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, इन्होंने सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर अपनी अथॉरिटी का अगेन प्रयास किया कि वापस से स्टेब्लिश हो जाएं चीज़ें। हालांकि ये शॉर्ट लिव रहा, यानी बहुत लंबा समय तक अथॉरिटी नहीं देखने को मिली। बट ये जो प्रयास हैं ये कहीं ना कहीं रीस्टोर करने का प्रयास करते हैं प्री ब्रिटिश वर्ल्ड को। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो सिचुएशन देखने को मिल रही थी, उस तरह की सिचुएशन को लाने का प्रयास रेबल्स के द्वारा किया गया।
दोस्तों ना हम अगले कुछ मिनट बात करेंगे रिप्रेशन के ऊपर, दमन के ऊपर, किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स के द्वारा इस चीज का किस रूप में विरोध किया गया। 1857 के जो भी अकाउंट्स हैं वो ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स को मतलब ब्रिटिशर्स के लिए आसान नहीं था रेबेलियन को रोकना, विद्रोह को रोकना। कैसे समझते हैं? तो जो भी ट्रूप्स वगैरह भेजे जा रहे थे, जो भी सैनिक भेजे जा रहे थे नॉर्दर्न इंडिया को रिकनकर करने के लिए, यानी दोबारा ब्रिटिश अथॉरिटी में शामिल करने के लिए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज को पास करा ताकि इस इंसर्जेंसी को रोका जा सके, क्वेल किया जा सके। बहुत सारे एक्ट वगैरह लगाए गए। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद से अब यहाँ पे लॉजिक लगाइए, क्या एक्ट में लिखा गया होगा? यही बातें कही गई होंगी कि अगर कोई किसी पर संदेह भी किया जाता है कि वो विद्रोह में शामिल है या विद्रोह को बढ़ावा दे रहा है, तो वैसे लोगों को पनिश किया जा सके, ऐसी अथॉरिटी, ऐसी पावर दी गई। जैसे मार्शल लॉज वगैरह की सिचुएशन भी, और कई बार अगर हम देखते हैं कि जो लॉ एंड ट्रायल है, इन चीज़ों को भी बंद कर दिया जाए और डायरेक्टली अगर कोई रेबेलियन देखने को मिलता है तो उनके लिए एक ही पनिशमेंट दी जाए, डेथ की। क्योंकि ब्रिटिशर्स काफ़ी घबरा गए थे, बहुत ही बड़े लेवल पे जो है नॉर्दर्न इंडिया और कुछ हिस्सों में रेबेलियन देखने को मिल रहा था। अब ये नए नए एक्ट आए थे। अब ये जो नए एक्ट थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाए देते हैं और इसमें जो रेबेल्स हैं उनको रोकने का प्रयास जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता है। तो कई बार तो कुछ महीने भी लग जाते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह की हम बात करें तो जून से ही प्रयास किया जाता है, बट सितंबर तक लग जाता है जब सिटी को फाइनली कैप्चर किया जाता है। दोनों ही साइड से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर गेंजेटिक प्लेन वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स जो है रिकन्क्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं, दोबारा शामिल करने का प्रयास करते हैं, बट यह भी प्रयास उतना सरल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ भी लग जाता है और काफ़ी महीने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही पावरफुल टाइप का रेबेलियन देखने को मिल रहा है कुछ एरियाज में, एक्टिव सेंटर्स में। जो फोर्सेज हैं उन्हें जो विलेज यानी गांव-गांव जाकर के एरिया को कैप्चर करना पड़ रहा है, रिकनकर करना पड़ रहा है। जो कंट्री साइड के लोग हैं, यानी मेन शहर से इतर मेन शहर के अलावा जो गांव वगैरह के एरियाज हैं, उनमें हम देखते हैं कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हैं। यानी जैसे ही काउंटर इंसर्जेंसी का ऑपरेशन स्टार्ट होता है, यानी जहां ब्रिटिशर्स ने रिकनकर करने का प्रयास किया, तो यहाँ केवल म्यूटिनी जैसी सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि केवल सैनिक के खिलाफ विद्रोह है, सैनिक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा अपराइजिंग था, पूरा विद्रोह था जिसमें बहुत ही मास सपोर्ट था लोगों का। जैसे एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिनका नाम है फोर्साइथ, इसने ये अंदाजा लगाया कि जो रेबेलियन है उसमें 3/4 जो एडल्ट मेल हैं ये गांव के शामिल हैं। मतलब ऑलमोस्ट 75% पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ह्यूज है। दोस्तों ना बात करते हैं कि विद्रोह की छवियां किस तरह की देखने को मिली, लोगों के मन में किस तरीके की इमेजेस बनी इस रिवोल्ट को लेकर के। तो जैसा कि हमने देखा, पहले ही हमने बात करी, आपको ध्यान होगा कि जो विद्रोही हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था, रेबेलियंस किस रूप में 1857 के रिवोल्ट को लीड करना चाहते थे, क्या विचारधारा थी, किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया गया, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमें नहीं देखने को मिलता है। और हालांकि जो प्रोक्लेमेशन है, जो इश्तेहार है, वो भी हमें कुछ ही रेबेलियंस के देखने को मिलते हैं, सभी के नहीं, जो कि बहुत ही कम है। इसके बाद हिस्टोरियंस ने, हाँ, तो ये हमने यहाँ तक बात करी। इसके बाद ना हम इसे आगे अगर समझें तो फिर आखिर हम कैसे रेबेलियंस का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, तो ये ऑफिशियल अकाउंट से समझते हैं, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लिखा गया 1857 के रिवोल्ट में, इसी चीज़ के संबंध में हम इन चीज़ों को सोचते और समझते हैं। दोस्तों देखिए, चाहे कोई रेबेलियन हो, रिवोल्ट हो, या कोई भी पर्टिकुलर घटना हो हिस्ट्री के संबंधित, तो उसके मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस एक ही चीज़ को अलग अलग रूप में देखते हैं, बट कई बार हमारे सोर्सेज भी मैटर करते हैं कि हम किस सोर्स को मान रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। तो इतिहासकारों का बहुत बड़ा महत्व रहता है इतिहास को समझने में। तो अगर हम इसे कॉलोनियल माइंडसेट से देखेंगे, ऑफिशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, बहुत ही कम जो है लेटर डायरीज देखने को मिलती हैं, ऑटोबायोग्राफीज वगैरह भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं 1857 से संबंधित। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके की छवियां बनाई वो समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो काफी खुश होंगे अगर किसी रेबेलियन को दबाने का काम किसी ऑफिसर के द्वारा बढ़ चढ़ के किया गया होगा, तो ये उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। उसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। ये वाला पार्ट पहले कवर करते हैं। सम ऑफ देम कोमेमोरेट द ब्रिटिश हीरोज हु सेव्ड द इंग्लिश एंड रिप्रेस्ड द रेबल्स। जिन्होंने रेबल्स को दबाने का काम किया, रोकने का काम किया, उन्हें ब्रिटिश हीरोज के रूप में देखा गया। एग्जाम्पल देखिए, रिलीफ ऑफ लखनऊ के नाम से एक पेंटिंग है जो कि थॉमस जोनस बार्कर के द्वारा 1859 में ड्रॉ की गई। ये पेंटिंग है, लेट मी जूम इन, ये थोड़ा अनक्लियर सा है बट फिर भी हमें आइडिया तो लग रहा है
कि एक रिवोल्ट वाली सिचुएशन ही देखने को मिल रही है। और रिलीफ ऑफ लखनऊ क्यों कहा गया वो समझते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जब लखनऊ को बिसीज कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है रेबल फोर्सेस के द्वारा, तो उस टाइम पे जो कमिश्नर होते हैं लखनऊ के, हेनरी लॉरेंस उसका नाम होता है, वो क्या करते हैं, क्रिश्चियन पॉपुलेशन को कलेक्ट करते हैं और शरण देते हैं हेवली फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में, यानी जो बहुत ही किले बंद है, क्योंकि प्रोटेक्शन वाली बात, कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, ऐसा हेनरी लॉरेंस को लगा, और फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में उन्हें रखा गया। लॉरेंस तो मारा गया इस विद्रोह में। लॉरेंस कौन है, जो कमिश्नर था लखनऊ का, तो ये तो मारा गया। बट इसके बाद क्या होता है कि कर्नल इंग्लिश के नाम से जो है कमांड, इनके कमांड में डिफेंड किया जाता है क्रिश्चियन लोगों को, जो कि इन्हें जिनमें शामिल किया गया था 1859 के टाइम पे। तो ये जो पेंटिंग बनाई गई है बारकर के द्वारा, ये सेलिब्रेट करती है कैम्पबेल की एंट्री को, क्योंकि उसके बाद कैम्पबेल आते हैं और किस तरीके से कैम्पबेल जो है इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, यानी 1857 के रिवोल्ट में अपना अहम योगदान निभाते हैं। तो सारी जो बात है वो इस रूप में है कि इन्हें हीरो के रूप में ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो देखिए, नो टाइम फॉर क्लीमेंसी, दया के लिए कोई जगह नहीं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये है कैनिंग की छवि, इस इमेज को देखिए, और ये है सिपोई। तो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल कैनिंग है, इसने ये डिक्लेयर करा कि लीनियंसी होनी चाहिए, यानी उदारता की भावना हमें रखनी चाहिए। क्यों? ताकि हम सिपोइज की लॉयलिटी को हासिल कर सकें, और सिपोइज की लॉयलिटी को हासिल करने के लिए हमें एक तरीके से सख्ती से नहीं, बल्कि लीनियंट तरीके से, उदार तरीके से पेश आना पड़ेगा। बट ब्रिटिश प्रेस ने इस बात का मजाक उड़ाया। ब्रिटिश प्रेस, और इनफैक्ट उस टाइम पे जितने भी प्रेस थे, उनका मेनली यही मानना था, जो भी कार्टून वगैरह पब्लिश किए जा रहे थे, उनका यही मानना था कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, और फोर्सफुल तरीके से, ब्रूटल तरीके से इस रिवोल्ट को डील करना चाहिए। ये इमेज देखिए क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग की। तो ये वाला इमेज तो मैंने दिखाई दिया किस तरीके से सिपोई को दिखाया जा रहा है कि ये इसका सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ना बात करते हैं महत्व की, नेशनलिस्ट इमेजरीज की। तो जो नेशनल मूवमेंट रहा 20th सेंचुरी में, नो डाउट कई इंस्पिरेशन हमें 1857 के रिवोल्ट से देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट माना जाता है कि 1857 से भी लगभग 100 साल लग गए हैं आज़ादी को। तो कहीं ना कहीं जब 70-80 सालों के बाद इस तरीके की छवि बनी, तो लोगों के माइंड में ये चीज़ें क्लियर थी कि 1857 का रिवोल्ट भी प्रयास था, बट असफल रहा, या जो भी रहा उसे अलग अलग रूप में इतिहासकार मूल्यांकन करते हैं। कई लोग सफल मानते हैं, कई लोग असफल मानते हैं, बट कहीं ना कहीं इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी देखा जाता है, बहुत सारे सेक्शंस के द्वारा, इनफैक्ट सभी सेक्शंस के द्वारा अगेंस्ट इंपीरियल रूल। हालांकि कुछ इतिहासकार मतभेद रखते हैं इस बात से, बट स्टिल जो है हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसमें सभी सेक्शन के लोगों ने अपना समर्थन दिखाया अगेंस्ट इंपीरियल रूल। और आर्ट और लिटरेचर जो है ये बहुत बड़ा योगदान निभाता है इस रिवोल्ट को जीवित रखने के लिए लोगों के मेमोरी में। और जो लीडर्स थे रिवोल्ट के, भारत की ओर से जो हेरोइक फिगर थे, उन्होंने नो डाउट अपना अहम योगदान दिया देश के लिए, और ये चीज़ें हेरोइक पोएम्स के थ्रू हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अगर इनकी बात आएगी तो डेफिनेटली हम रानी ऑफ झांसी की बात जरूर करेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब भी 1857 की क्रांति की बात आएगी तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ये पोएम्स जरूर हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा यह चैप्टर तो खत्म होता है, लेकिन आपका काम खत्म नहीं होता है। आपका टास्क ये है कि 1857 के रिवोल्ट से संबंधित सवालों को आप पहले कवर करें, लेकिन उससे पहले सब्सिडरी अलायंस के सवाल कवर करें। दोनों ही वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं कवर किया है तो वो भी आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ ब्रीफ टाइमलाइन की बात करी थी, कुछ चीज़ें हमने समझी थी जो कि इनिशियली इंपॉर्टेंट थे उन चीज़ों को समझना। नाउ हम टाइमलाइन देखते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, और क्रोनोलॉजी अगर पता रहेगी तो बहुत क्लैरिटी भी मिलेगी। तो 1801 की बात करें, सब्सिडी अलायंस लगाया जाता है वेलेस्ली के द्वारा अवध में। 1856 में क्या होता है, अवध को एनेक्स किया जाता है, शामिल किया जाता है ब्रिटिश टेरिटरी में। क्या बहाना देकर, क्या आपको ध्यान है? ये मिस गवर्नेंस के थ्रू। तो ये कुशासन वाली बात देखने को मिलती है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये समरी रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में हमने देखा। क्या ये आपको ध्यान है इसमें क्या कहा गया था? हिंट देता हूँ, तालुकदार से संबंधित था कुछ। आई होप आपको ध्यान होगा। ये कहा गया कि जो तालुकदार हैं ये घुसपैठिए हैं, इनका जमीन पर कोई हक नहीं है। आगे देखते हैं 1857 की बात। तो 10 मई को क्या होता है, म्यूटिनी मेरठ से स्टार्ट होता है। 11 से 12 मई को दिल्ली में जो है रिवोल्ट फैलता है। बहादुर साहब एक्सेप्ट करते हैं लीडरशिप को। और 20 से 27 मई को क्या होता है, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा इन क्षेत्रों में जो है सेपोई म्यूटिनी फैलती हैं।
30 मई को लखनऊ में देखने को मिलता है, और आगे मई जून में जो है ये जनरल रिवोल्ट के रूप में देखने को मिलता है, यानी आम नागरिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। 30 जून को ब्रिटिश सफर डेफीट इन द बैटल ऑफ चिन्हट, और ये बैटल ऑफ चिन्हट किनके बीच लड़ा गया ये आप जरूर कमेंट करके बताइए। ये सवाल हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में। आगे 25 सितंबर 1857 अगर हम देखें तो ब्रिटिश फोर्सेज जो हैं हेवलेक और आउटरम, ये दोनों के तहत जो है ब्रिटिश फोर्सेज एंटर कर जाते हैं लखनऊ की रेजिडेंसी में। जुलाई में शाह मलवाज किल्ड इन द बैटल, और जून 1858 में रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मार्टियर्ड। पार्ट 3 है, इसमें हमने थीम 10 को कवर कर लिया, थीम 11 को कवर कर लिया। ना हमें अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कॉलोनियल सिटीज़ के ऊपर। इसके बाद हम महात्मा गांधी और गांधीयन मूवमेंट को समझेंगे। इसके बाद पार्टीशन वाला चैप्टर है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वाला, और इस तरीके से हमारी थीम सीरीज की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है ये भी पार्ट 3 भी कवर हो जाएगा, और ये इसका लास्ट पार्ट है। इस तरीके से हम सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।